आधुनिक लोकतंत्र या शासन व्यवस्था में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के मजबूत स्तंभ पर निर्भर करती है। सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए कानून ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इन कानूनों के अनुसार न्याय करने का कार्य न्यायपालिका का है। न्यायपालिका केवल नागरिकों के बीच उठने वाले विवादों को ही निर्णय नहीं लेती, अपितु उन मुकदमों का फैसला करती है जो नागरिकों राज्यों के मध्य, संघात्मक राज्यों में केंद्र और राज्य उसकी इकाइयों के मध्य विवाद उत्पन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य है, हम शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में कार्यपालिका अपना काम करे, विधायिका अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे, अपने अपने कार्य क्षेत्र में एक दूसरे कार्य क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहीं करे, ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहता है। वर्तमान में न्यायपालिका भी न्यायिक सक्रियता या कह सकते हैं अति उत्साह के कारण विधायी कार्यों में भी न्यायपालिका हस्तक्षेप कर रही है, जो इस शक्ति संतुलन के लिए, इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। क्योंकि कार्यपालिका भी बहुत हावी हो रही है, सारी शक्तियों को समेटे हुए कार्यपालिका ही है, किंतु न्यायपालिका को भी अपनी परिधि, अपनी सीमा, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। इसका तात्पर्य है, आज हम जो चर्चा करेंगे सरकार के संगठन में न्यायपालिका की भूमिका, न्यायपालिका का अर्थ और परिभाषा। कानून की व्याख्या व उल्लंघन करने वालों को दंडित करने वाली संस्थागत व्यवस्था को न्यायपालिका कहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को क्रियान्वयन करने वाली, इम्प्लीमेंट करवाने वाली और उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंडित करने वाली जो संस्थागत संस्थान है, जो संस्थागत व्यवस्था है, वह न्यायपालिका कहलाती है। लोस्की ने इस पर विचार करते हुए कहा है, एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसका कार्य किसी कानून के लिए उल्लंघन की शिकायत का समाधान व निर्णय करना है। जो न्यायिक अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का कानून के उल्लंघन की शिकायत और समाधान का निर्णय करना उन न्यायिक अधिकारियों का कार्य है, ऐसा लोस्की का मान है। वाल्टन एच हैमिल्टन ने न्यायपालिका को इस प्रकार से परिभाषित किया है, न्यायिक प्रक्रिया न्यायाधीशों के द्वारा वादों का निर्णय करने की मानसिक प्रविधि या डिजाइन को कहा जाता है या तकनीक को कहा जाता है। न्यायपालिका का अपना एक अलग महत्व है। नागरिकों, सरकार, राज्य की गरिमा बनाए रखने अपरिहार्य भूमिका न्यायपालिका की मानी जाती है। जैसा कि प्राचीन काल से ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत अधिक बल दिया गया है। गार्डनर बताते हैं कि न्याय विभाग के अभाव में एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी समाज बिना विधानमंडल के रहता है, ये बात समझ में नहीं आ सकती, लेकिन किसी भी समय ऐसे राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती जिसमें न्यायपालिका की कोई व्यवस्था न हो। इसी प्रकार से लॉर्ड ब्राइस ने इसके महत्व को इंगित करते हुए बताया है, किसी शासन की श्रेष्ठता को जांचने के लिए उसकी न्याय व्यवस्था की निपुणता से बढ़कर कोई अच्छी कसौटी नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ से नागरिकों की सुरक्षा और हितों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना उसके ज्ञान से ही है, ज्ञान से कि वह निश्चित, शीघ्र, पक्षपात रहित न्याय शासन पर निर्भर रह सकता है। ब्राइस ने इसी को आगे विश्लेषण करते हुए बताया है, कानून का सम्मान तभी होता है जब कोई व्यक्ति ये निर्दोष व्यक्तियों की रक्षा के लिए ढाल बन जाता है, प्रत्येक नागरिक के निजी अधिकार का निष्पक्ष संरक्षण करता है, और यदि अंधेरे में न्याय का दीपक बुझ जाए
तो उस गहन अंधकार का अनुमान लगाना कठिन है। इसलिए न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों, स्वतंत्रता, संविधान के संरक्षक मानी जाती है और न्यायपालिका के अभाव में समाज में चोरी, डकैती और समाज कंटकों का सज्जनों और निर्बलों की संपत्ति पर अधिकार हो जाएगा। इससे समाज में अन्याय फैल जाएगा और अराजकता का वातावरण हो जाएगा। इसलिए निष्पक्ष और शीघ्र सुलभ न्याय ही लोकतंत्र को साकार रूप दे सकती है और सभी लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को विभिन्न मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का अस्तित्व आवश्यक है, अन्यथा मौलिक अधिकार निरर्थक हो जाएंगे। संघात्मक देशों में स्वतंत्र न्यायपालिका की उपस्थिति और भी अपरिहार्य हो जाती है। इन देशों में न्यायपालिका केंद्रीय सरकार, उसकी इकाइयों, विभिन्न इकाइयों के मध्य उत्पन्न आपसी विवादों का समाधान करती है। आधुनिक युग में न्यायपालिका का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि न्यायपालिका को इसलिए स्वीकार किया जाता है कि शासन व्यवस्था के प्रति नागरिकों की संतुष्टि बनाई जा सके। इसलिए न्यायपालिका का एक अपना महत्व है। अब हम चर्चा करते हैं न्यायपालिका के कार्य। किसी भी देश की न्यायपालिका अपनी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति और मांग के अनुरूप विभिन्न कार्य का निष्पादन करती है। दूसरे शब्दों में, विभिन्न व्यवस्थाओं के कार्यरत न्यायपालिका के कार्यों को उस देश के संविधान की प्रकृति, राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप, राजनीतिक सत्ता की संरचना और उसमें न्यायपालिका का संगठन आदि अनेक कारण प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से न्यायपालिका विभिन्न कारकों की उपस्थिति के बावजूद कुछ सामान्य कार्यों का निष्पादन करती है, जो इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला है कानूनों की व्याख्या, विधि की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। न्यायपालिका का ये सर्वोपरि महत्व का कार्य है। न्याय व्यवस्थापिका द्वारा जिन विधियों का निर्माण किया जाता है, उनके अभिप्राय का स्पष्टीकरण कानूनों की व्याख्या के कार्य के अंतर्गत न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। कानूनों की भाषा अनेक बार विवादास्पद, जिनके अर्थ के बारे में विभिन्न पक्षों की सहमति नहीं हो पाती। इन परिस्थितियों में न्यायपालिका का दायित्व बनता है कि वह इनकी व्याख्या करे और अपने इस कार्य में न्यायपालिका कानून विषयक संदेहपूर्ण परिस्थिति को निश्चित व्याख्या कर उनके स्पष्टीकरण द्वारा कानून के क्षेत्र को व्यापक बना सकती है। अगला है अभियोगों का निर्णय, डिसीजन ऑफ केसेस। न्यायपालिका का मौलिक दायित्व कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने का है। व्यवस्था द्वारा पारित और कार्यपालिका द्वारा कार्यान्वित विधियों को अवहेलना करने वाले नागरिकों के विरुद्ध जो अभियोग प्रस्तुत किए जा सकते हैं, उनका निर्णय न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त नागरिकों के पारस्परिक झगड़ों, नागरिकों और सरकार के बीच उत्पन्न विवादों के बारे में न्यायपालिका में जो वाद प्रस्तुत होते हैं, उनका निर्णय भी इसी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। अगला है नागरिक अधिकारों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। सिविल राइट्स की रक्षा करने का दायित्व न्यायपालिका पर है। न्यायपालिका के लोगों के नागरिक अधिकारों की रक्षक मानी जाती है। देश की सामान्य विधि द्वारा निश्चित जो भी अधिकार नागरिकों को मिलते हैं, वे नागरिक अधिकार माने जाते हैं। नागरिकों द्वारा संविदा का अधिकार तथा विवाह का अधिकार ऐसे नागरिक अधिकार हैं जिनका पालन कराने और उनकी अभिरक्षा का दायित्व न्यायपालिका वहन करती है। मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 32 में जो एक दायित्व है, वो भी नागरिकों के अधिकारों की गिनती में आते हैं और उनकी रक्षा का दायित्व भी न्यायपालिका का है, जो हम आगे चर्चा करेंगे।
अगला है मौलिक अधिकारों की अभिरक्षक। आधुनिक विश्व में अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में संविधानों के द्वारा देश के लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए। भारत में भी मौलिक अधिकार दिए गए और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उन मौलिक अधिकारों की रक्षा की रेमेडी अर्थात उपचार करने का एक न्यायालय को अधिकार दिया गया है। अगर मौलिक अधिकारों का कहीं उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में रेमेडी के तौर पर, उपचार के तौर पर न्यायालय की शरण ले सकते हो और न्यायालय का दायित्व है कि आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करें। इसलिए सरकार हो या सरकारी पदाधिकारी हो या कोई संस्था हो या किसी नागरिकों द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन किया जाए तो व्यक्ति और उसके मौलिक अधिकारों की क्षति पहुंचती है तो देश की न्यायपालिका में अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है। भारत में उच्च न्यायालय में इस प्रकार के मामलों की सीधी सुनवाई किए जाने का प्रावधान है। भारत का संविधान इन दोनों न्यायालयों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका सुनने का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। कोई भी पीड़ित नागरिक असाधारण उपचार के अंतर्गत इन न्यायालयों के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पृच्छा, परमादेश, निषेधाज्ञा, उत्प्रेषण के लेख आदि जारी कर इन पांचों रिट के माध्यम से न्यायालय में रेमेडी की व्यवस्था है। जो उपचार करेगा ऐसा न्यायालय का कार्य है, प्रमुख उत्तरदायित्व है। पांचवा है संविधान का संरक्षक। सभी लोकतंत्रीय देशों में उस देशों में प्रवर्तित संविधान की संरक्षण मानी जाती है और सरकार के व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का जो निकाय है, शासन संबंधी जो कार्य कर रहे हैं वे संविधान सम्मत हैं या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात है कि व्यवस्थापिका या विधायिका है, कार्यपालिका जो कार्य कर रही है वह संविधान सम्मत है कि नहीं, ये देखने का दायित्व न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र आता है। संघात्मक देशों में तो संविधान द्वारा केंद्र और इसकी इकाइयों की शक्तियों का विभाजन भी किया जाता है। अतः न्यायपालिका इस तथ्य को आश्वस्त करती कि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार अपने अपने कार्यों से शक्ति का विभाजन की इस योजना को कोई चुनौती न मिल सके। 1803 में अमेरिका में मारबरी बनाम मेडिसन नामक महत्वपूर्ण वाद में मुख्य न्यायाधिपति मार्शल ने इस वाद में निर्णय दिया कि उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि ये देख सके कि कांग्रेस द्वारा अर्थात वहाँ की संसद द्वारा पारित किया गया कानून संविधान सम्मत है या नहीं। न्यायपालिका के इस अधिकार को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहा जाता है, जिसकी पृथक से व्याख्या आगे की जानी है। अगला है संघीय व्यवस्था में केंद्र और इकाइयों के क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों का निर्णय। सभी संघीय व्यवस्था में देश में केंद्र और उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है। ऐसे देशों में इस बात की संभावना सदैव बनी रहती है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अपने क्षेत्राधिकार के प्रश्न को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार से विवादों का निर्णय करने का कार्य देश की सर्वोच्च न्यायपालिका द्वारा किया जाना है। भारत और अमेरिका में उच्चतम न्यायालय को इस प्रकार से विवादों का निर्णय करने का अधिकार दिया है, जो केंद्र और राज्य और स्थानीय निकायों के द्वारा जो क्षेत्राधिकार का उल्लंघन होने पर, विवाद होने पर उच्चतम न्यायालय इन विवादों का निर्णय करता है। ये प्रमुख दायित्व है। अगला है परामर्श संबंधी कार्य, फंक्शन ऑफ एडवाइजरी। अनेक देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि देश की कार्यपालिका किसी संवैधानिक या वैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल विषय पर किसी भ्रम की स्थिति में न्यायपालिका से सलाह मांग सकती है। भारत जैसे देश में या भारत के संविधान में ये व्यवस्था है,
यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा विषय उत्पन्न हुआ है अथवा उसके उत्पन्न होने की संभावना है जो इस प्रकार का और ऐसे संवैधानिक महत्व का है, उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना अभीष्ट है, अनिवार्य है, तो उस प्रश्न को उस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ सौंप सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जैसा उचित समझे राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रदान करेगा। और भारत के राष्ट्रपति को अधिकार भी है कि वह केंद्र, राज्य और एक से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकता है। इसी प्रकार अन्य देशों में भी ये देखा जा सकता है। इंग्लैंड में सरकार प्राय वैधानिक और कानूनी प्रश्नों पर प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति से परामर्श लेती है। कनाडा में सर्वोच्च न्यायालय से अपेक्षा की जाती है गवर्नर जनरल को कानूनी परामर्श दे। ऑस्ट्रेलिया, पनामा, बुल्गारिया, स्वीडन आदि देशों में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। ये परामर्श संबंधी कार्य है। अगला है विविध कार्य। न्यायपालिका अनेक प्रकार के छोटे छोटे कार्य निष्पादन करती है। उदाहरणार्थ, अल्पवयस्कों की संपत्ति के लिए संरक्षक, ट्रस्टी की नियुक्ति, वसीयतनामा को पंजीकृत करते हुए ऐसे मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रबंध करते हैं जिनका कोई उत्तराधिकारी न हो, जो कंपनियों को अपने आर्थिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में असमर्थ हो। उनके लिए रिसीवर नियुक्त करती है। इसके अलावा अनुज्ञा पत्र, विदेशियों की नागरिकता देने का प्रमाण पत्र देना, नागरिकों को विवाह, सिविल मैरिज की स्वीकृति देना इत्यादि कार्य संपन्न करती है। न्यायपालिका को अधिकार होता है कि अपने कर्मचारी की नियुक्ति वह स्वयं करती है और भारत के संविधान उच्चतम न्यायालय को अधिकार देता है कि वह अपने पदाधिकारियों, सेवकों की नियुक्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश को अधिकार देता है कि वह अपने पदाधिकारियों, सेवकों की नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायाधिपति, उसके द्वारा निर्देशित उस न्यायालय के न्यायाधिपति पदाधिकारी द्वारा की जा सके। न्यायपालिका अपने अपराधियों को प्रत्यर्पण, एक्स्ट्राडिशन संबंधी निर्णय देती है। वर्तमान समय में न्यायालयों द्वारा निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय भी किया जाता है। भारतवर्ष में ये प्रावधान है कि निर्वाचन संबंधी अर्जी का विचारण भी प्रारंभिक रूप से उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। अगला है न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति, जो बहुत वृहद है, किंतु थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मार्बरी बनाम मेडिसन में जो विख्यातवाद है, उस न्यायाधीश मार्सन ने निर्णय दिया कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के कार्यों में इस दृष्टि से जांच करने का अधिकार न हो कि वह कार्य संविधान के अनुमोदित है अथवा नहीं, ये निर्णय न्यायपालिका का है और न्यायपालिका के क्षेत्र में क्षेत्राधिकार, और इससे न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन यानी पुनः न्याय का अवलोकन करना की शक्ति प्राप्त हुई, जिसकी हम चर्चा आगे करते हैं। धन्यवाद।